मैं उस वक्त खिड़की के छोटे से रोशनदान से छिपकर उन्हें ताक रहा था। मौका देखते ही मैंने अपने फोन के कैमरे से उनकी कुछ तस्वीरें खींच लीं। कर्ण, जो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक नौजवान चित्रकार है, अक्सर रेखा दीदी से छिप छिप कर मिलता था। मुझे उनकी यह गुप्त मुलाकातों का राज पता चल चुका था। इसीलिए तस्वीरें लेते वक्त मैंने खास ख्याल रखा, फोन को साइलेंट पर रखा और कैमरे की आवाज को भी बंद कर दिया। उस समय मेरे पास खुद का कोई बढ़िया कैमरा फोन नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त से उसका फोन उधार लिया था। तस्वीरें खींचने के बाद मैंने उन्हें अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया और दोस्त के फोन से सारी तस्वीरें हटा दी। फिर मैंने दोस्तों को उसका फोन लौटा दिया। इसके बाद मैंने एक फोटो एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके तस्वीरों की चमक को थोड़ा बढ़ाया, ताकि रेखा दीदी और करण के चेहरे साफ तौर पर नजर आए। फिर मैंने एक रंगीन प्रिंटर से उन तस्वीरों को छाप लिया। अब मुझे बस सही वक्त का इंतजार था। मेरा इरादा था कि इन तस्वीरों को रेखा दीदी के सामने लाकर उन्हें डरा दूं और अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करूं। मैं ऐसी परिस्थिति का इंतजार कर रहा था जब कर्ण शहर से बाहर हो और रेखा दीदी घर में अकेली हो। मुझे डर था कि अगर रेखा दीदी को पहले ही भनक पड़ गई कि मुझे उनकी और कर्ण की सच्चाई पता है, तो वह कर्ण को बता देंगी और दोनों मिलकर मुझसे यह तस्वीरें हटवाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने हर कदम सोच समझकर उठाया, ताकि उन्हें मेरे प्लान का जरा भी अंदाजा ना हो। लगभग 2 महीने बाद वह सुनहरा मौका आ ही गया। करण एक हफ्ते के लिए अपने गांव गया था और रेखा दीदी घर पर अकेली थी। उस दौरान मम्मी को भी कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा था और पापा अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर थे। अब घर में सिर्फ मैं और रेखा दीदी रह गए थे। मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा और मैंने और उस पर उनके पति का नाम लिख दिया। मैंने ऐसा जताया जैसे यह लिफाफा डाक से आया हो। उस दिन जब मैं कॉलेज से लौटा तो लिफाफा हाथ में लेकर घर में दाखिल हुआ। मैं सीधा रसोई की ओर गया और वहां से रेखा दीदी को पुकारा। वो अपने कमरे से बाहर आई। उस वक्त वो नीले रंग का गाउन पहने हुए थी। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और लिफाफा उनके हाथ में थमाते हुए कहा, दीदी ये बाहर रखा था, शायद डार्क वाला छोड़ गया है। रेखा दीदी ने थोड़े आश्चर्य से लिफाफे को लिया और उसे गौर से देखने लगी। मैं पास की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, देखो ना दीदी, ये किसका हो सकता है? उन्होंने जवाब दिया, पता नहीं, ससुराल से तो ऐसा कुछ नहीं आता। फिर उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर की तस्वीरें निकाली। जैसे ही पहली तस्वीर पर उनकी नजर पड़ी, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह डर से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? वो चौंक कर मेरी तरफ देखी और उदासी भरे लहजे में बोली, हाँ। फिर जल्दी से कहा, शायद ये उनके लिए आया है, मैं इसे संभाल लेती हूँ। ये कहते हुए वह तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। उनके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। रेखा दीदी ने तस्वीरें देख ली थीं और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें गहरा धक्का लगा है। शायद वह मुझसे अपनी भावनाएं छिपाने के लिए कमरे में भाग गई थीं। लेकिन मैंने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। अब मुझे अपने इरादे को पूरा करना था। हालांकि मन में थोड़ा डर और उत्सुकता दोनों थी। मैंने सोचा कि रेखा दीदी को थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि वह अपने आप को संभाल सकें। अगले 2 घंटों तक मैं बस यही सोचता रहा कि अब अगला कदम क्या होगा। इसके बाद मैं उठा और रेखा दीदी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर हल्के से खटखटाया। अंदर से उनकी आवाज आई, क्या है? मैंने कहा, दरवाजा खोलो ना। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
वह थोड़ी चिढ़कर बोली, अभी मुझे तंग मत करो, मैं थक गई हूं। मैंने फिर कहा, बस 1 मिनट के लिए खोल दो। थोड़ी देर खामोशी के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने दिया। वो बिस्तर पर बैठ गई और थके हुए अंदाज में बोली, जल्दी बोलो, मेरा सिर फट रहा है, मुझे आराम करना है। मैंने चिंता जताते हुए कहा, दीदी तबीयत खराब है क्या? उन्होंने गुस्से से कहा, मैं ठीक हूं, जो कहना है वह जल्दी कहो। मैंने कहा, मेरे फोन में कुछ तस्वीरें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये सुनते ही वह सतर्क हो गई और बोली, कैसी तस्वीरें और मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे पहले तो देख लो, तुम्हें अच्छी लगेंगी। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, तुम यहां से जाओ। तब मैंने गंभीर होकर कहा, अगर नहीं देखोगी तो बाद में अफसोस होगा। अब वो उलझन में पड़ गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है, जल्दी दिखाओ। मैं थोड़ा उत्साहित था लेकिन नर्वस भी। मैं उनके पास गया, फोन निकाला और गैलरी खोली। रेखा दीदी स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख रही थी। पहली तस्वीर मम्मी, वह स्क्रॉल करने लगी। आगे मम्मी पापा की कुछ आम तस्वीरें थीं। फिर रेखा दीदी और करण की भी कुछ साधारण तस्वीरें थीं। फिर जैसे ही अगली तस्वीर आई, जिसमें वह और कर्ण करीब खड़े थे, उनकी आंखें फैल गईं और वह घबरा कर मेरी ओर देखने लगी। मैंने इशारे से उन्हें अगली तस्वीर देखने को कहा। अगली तस्वीर में वह और कर्ण एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। यह देखते ही वह गुस्से में मेरे पास आई और बोली, बदश, ये तस्वीरें तुमने कहां से ली? मैंने तेजी से फोन उनके हाथ से छीन लिया। उन्होंने फोन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अपनी जेब में डाल लिया। वो गुस्से से चीखी, बेशर्म, ये तस्वीरें कहां से लाया? जल्दी बता। मैंने शांति से कहा, मैंने खुद खींची है। यह सुनकर वह हक्की बक्की रह गई और बोली, कब? कहां? कैसे? मैंने शांत लहजे में बताया, मुझे तुम्हारे और करण के बारे में सब पता है। ये तस्वीरें मैंने गोदाम की खिड़की से खींची हैं। ये सुनते ही वह समझ नहीं पाई कि क्या करे और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर ढह गई और तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। मैं चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गया और उन्हें देखता रहा। वो वहीं पड़ी सुबक रही थी। उनका नीला गाउन उनके शरीर से चिपक गया था, जिससे उनकी शक्ल साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद जब उनका रोना थोड़ा कम हुआ, मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीदी अब बस करो, उठो। लेकिन वो रोती रहो। यह सुनकर उन्होंने धीरे से सिर उठाया और मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने कहा, जैसी हो वैसी ही देख रहा हूं। वो तिलमिलाकर बोली, क्या मतलब है तेरा? मैंने कहा, जिस तरह तुम करण के साथ रहती हो उसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने गुस्से से कहा, तू मुझसे ऐसी बेहुदा बातें कैसे कर सकता है? मैं तेरी दीदी हूं। मैंने शांत स्वर में कहा, क्या यह बात गलत है? वो झल्लाकर बोली, करण के साथ जो होता है वह अलग है, लेकिन तू मेरा भाई है, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने उन्हें ताना मारते हुए कहा, जब कर्ण के साथ थी तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? इस पर उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, उसने मुझे मजबूर किया था। फिर धीरे से बोली, देख रवि, पहली बार मजबूरी में हुआ था, लेकिन बाद में मैं खुद उससे जुड़ गई। प्लीज रवि, अब ये सब बंद कर दे। मैंने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, कुछ नहीं कहता, लेकिन ये तस्वीरें मैं अपने पास रखूंगा। जरूरत पड़ी तो इन्हें छपवाकर डाक से भेज दूंगा। यह सुनकर वह सिर झुकाकर फिर से रोने लगी। उन्हें इस हाल में देखकर मेरे मन में दो विचार आए, या तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं या फिर उन्हें पूरी तरह अपने काबू में कर लूं।
कुछ देर रोने के बाद उन्होंने सिर उठाया और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, रवि, मैं तेरी बहन हूं। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उनके साथ जाने से पहले चाहिए था। वो सुबकते हुए बोली, पहली बार मजबूरी थी। मैं लाचार थी। मैंने साफ पूछा, लेकिन बाद में तो तू अपनी मर्जी से उसके साथ थी। इसमें मेरा क्या कसूर? उन्होंने सफाई दी, रवि, तेरे जीजू बाहर रहते हैं। मेरी भी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं। तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तंज कसते हुए कहा। वाह दीदी, तो इसका मतलब तू किसी के भी साथ रह सकती है। उन्होंने फिर वही कहा। उसने मुझ पर जोर डाला था। मैंने तीखे स्वर में पूछा, तो क्या अगर मैं भी ऐसा करूं? तो वो गुस्से से चिल्लाई, रवि, तू बहुत गंदी बात कर रहा है। तुझे शर्मिंदगी की महसूस करनी चाहिए। मैंने कहा, जो सच है वही बोल रहा हूं। वो बोली, भाई, ऐसा नहीं करते। मैंने जिद पकड़ते हुए कहा, भाई बहन का रिश्ता तो तुझ में रहा ही नहीं। अगर होता तो तू ऐसा ना करती। जब उसने जबरदस्ती की तब तुझे मुझे बताना चाहिए था। इस पर वह रोते हुए बोली, भाई,